चलिए जी, वेलकम बैक। इलस्ट्रेशन नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम कैश फ्लो के। तो फुल फ्लैज क्वेश्चन है, जल्दी से पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन करने का तरीका। सबसे पहले पिछली क्लास में बताया था क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें अपनी एडजस्टमेंट्स खत्म करनी है। तो एडजस्टमेंट आ जाओ जी, एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट नंबर एक तो है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स को हम एडजस्टमेंट नहीं बोलते, उसके नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो एडजस्टमेंट दी हुई है। एक तो दी हुई है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट के बाहर शो किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं। तो ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है। प्रपोज डिविडेंड में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, सिर्फ ओपनिंग वाली हमें देखनी होती है, चाहे ऐड करनी हो चाहे लेस करनी हो, क्लोजिंग वाली हमेशा इग्नोर करनी है। लोन की रीपेमेंट की डेट दी हुई है। प्लांट मशीनरी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ एडजस्टमेंट में। प्लांट एंड मशीनरी ऊपर नोट नंबर 3 में दिया हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी का इस क्वेश्चन में कोई भी अकाउंट नहीं बनने वाला। तो पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर बाकी सारा क्वेश्चन। फॉर्मेट से शुरू करते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 34। क्वेश्चन देख लो जी, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इलस्ट्रेशन नंबर 34, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट याद करेंगे, हमें याद है कि नहीं है। तो ऊपर सबसे पहले नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। इस पे मैंने बड़ी अच्छी बात बताई थी, अगर लिख के आओगे कोई फालतू नंबर नहीं मिलेगा, नहीं लिख के आओगे आधा नंबर कट जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, लास्ट वाली डेट बोलनी है। लास्ट वाली डेट क्या है? 31/3/2022। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2022। तो इसमें ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला शुरू कहां से करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। ठीक है जी, क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से पता चलेगा, चलो देखते हैं बाद में। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में चार चीजों में क्या क्या ऐड होता है। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, टैक्स, और एक चौथी चीज होती थी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए टैक्स है पड़ा। करंट लाइबिलिटी में नोट नंबर 3 में जाके देखो, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे करंट लाइबिलिटी के नोट नंबर 3 में, एक तो मेरे पास यहाँ पे टैक्स है पड़ा, तो टैक्स की ट्रीटमेंट हो जाएगी। और एडजस्टमेंट नंबर 1 पे जो मैंने आपको एडजस्टमेंट दिखाई थी, एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आपके पास प्रपोज डिविडेंड है। तो ये दो चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। एक तो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हमेशा लिया जाता है प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर। वैल्यूज क्या है सारी बाद में करेंगे, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा विचित्र है। हम पहले सारा का सारा फॉर्मेट बना लेंगे, बाद में वैल्यूज भरते रहेंगे, एक ही मिनट में हो जाएगा। उसके बाद करना है हमें टैक्स मेड। जो टैक्स मेड होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो टैक्स मेड होता है करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, टैक्स मेड करंट ईयर का। तो इस पे लगाएंगे लाइन, हमारे पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। वो यहाँ पे नहीं आता, तो ये आ जाएगा मेरे पास पीबीटी। इसमें चार ही चीजें आती हैं, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, टैक्स मेड और ट्रांसफर टू रिजर्व। अब आएगा आपके पास एड ओब्लिग लेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहां पे जाके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वगैरह वाली सारी चीजें आती थी। तो यहाँ पे हम 5 या 6 लाइनें छोड़ने वाले हैं, यहाँ पे हम 5-6 लाइंस छोड़ने वाले हैं, 4-5 लाइनें। तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसके बाद मेरे पास निकल के आ जाता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। और 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद इसमें से लेस कर देंगे इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर से 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद, ये मैं भूल जाता था और आप लोग भी भूल जाते हो, ये क्या निकलेगा, कैश जनरेट ना 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 कैश फ्लो अभी नहीं आया, अभी आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये निकल के आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसके ऊपर लाइन लगानी है, देखो मैंने लाइन कहाँ लगाई है, इसके ऊपर, मतलब यहां तक हमें टोटलिंग कर लेनी है। फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं टैक्स की पेमेंट, जो भी हमारा टैक्स जा रहा है वो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है सबसे एंड में माइनस करना। तो ऐसे करके मेरे पास आंसर निकल आएगा ए पार्ट का, कैश फ्लो डैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर प्लस में आ गया तो फ्रॉम लिख देंगे, माइनस में आ गया यूज्ड इन लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, सबसे मुश्किल वाला हो गया। पॉइंट नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये हमेशा ही 4-5 लाइनों की होती है, तो 4-5 लाइनें इसके बाद छोड़ने के बाद पॉइंट नंबर सी पहले ही बना देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब मेरे पास इसके बाद आंसर निकल के आ जाता था नेट इंक्रीज या डिक्रीज, जिसको हम पहले से ही देख लेते हैं। तो देखेंगे जी इसका आंसर कैसे निकलेगा। नेट इंक्रीज या डिक्रीज मुझे क्या देखना पड़ता था, ओपनिंग या क्लोजिंग का डिफरेंस। तो ये जब भी आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस देखना हो, आपको सबसे एंड में आना पड़ेगा, बैलेंस शीट के सबसे एंड में, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में मेरे पास इन्वेस्टमेंट देखो, करंट एसेट्स में मेरे पास, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, कैश, दो तरह का कैश दिया हुआ है। एक दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट, एक दिया हुआ है कैश एट बैंक। तो इन दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस है, यही है ना, सही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हाँ। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो ये है, एक तो 20,000 और एक 5,000। तो ओपनिंग बैलेंस का टोटल कितना हुआ, 25,000। क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं, एक 30,000 और एक 13,000, 43। तो 25 से बढ़ के 43 हो गया। अगर मैं दोनों की बैलेंस की बात करूं, जो ओपनिंग बैलेंस है करंट इन्वेस्टमेंट का और कैश का मिला के 20 और 5 25, और वहां पे 30 और 13 43, तो 25 से 43 हो गया, बढ़ गया ना बैलेंस। तो 18,000 इंक्रीज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18,000 इंक्रीज में आंसर मेरे पास आ गया नेट इंक्रीज। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पवन लास्ट में तू आया था ना, हाँ पवन, डोर बंद करके आया यार। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकला था, 43 में से 25 माइनस करके, मतलब 25 से 43 हो गया था। तो 18,000 मेरे पास आ गया, इधर लगा देंगे लाइन इसके ऊपर, मतलब यहां तक मेरा आंसर आ गया 18,000। अब 18,000 में हमें ऐड करना होता था ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश में मेरे पास एक आइटम थी 20,000 की करंट इन्वेस्टमेंट, और एक एसेट थी कैश 5,000 का, तो टोटल हो गया 25,000। तो ये 25,000 18 में प्लस कर दो, मतलब 25,000 हमारे पास कैश पहले से था, 18 मैंने इस साल बढ़ा लिया, तो टोटल मेरे पास क्लोजिंग कैश कितना हो गया, 43,000। ये मेरा आंसर है। तो इसको इक्वल टू डाल के क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में पता है क्या क्या थे, 30,000 थे प्लस 13,000 थे। 30,000 है करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट भी मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। नहीं याद आएगा तो 6 चीजें लिखवाई हुई है, याद कर लेना।
नोट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फलाना फलाना फलाना। ठीक है जी, फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे हमने तो आंसर ही निकाल लिया 18,000। अब हम एडजस्टमेंट्स खाली करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, प्रपोज डिविडेंड की सिर्फ ओपनिंग वाला लेना है। तो इधर देखो, सबसे पहले ऑपरेटिंग में ऐड कर दो। ऑपरेटिंग में ये 20,000 में प्लस कर दो। सर पैड तो लिया नहीं यार, ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी कौन सा हम टोटलिंग करने लग गए, अभी तो वैल्यूज फिल कर रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड में 20,000 पे भर दो, भर दिया। ये ऑपरेटिंग में इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनेंसिंग की आइटम है, तो फाइनेंसिंग में जाके इसको माइनस करो। तो माइनस कर दो प्रपोज्ड डिविडेंड, तो माइनस कर देंगे प्रपोज डिविडेंड 20,000 माइनस का। पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई है। सेकंड एडजस्टमेंट अपनी बुक में से देखो, लोन वॉज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2021। लोन ढूंढो कहां से, लोन आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग से या करंट लाइबिलिटी से। लोन आपके पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, नोट नंबर 1 75,000 का। और ये देखो पे कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2021 को। यार सोच के देखो, स्टार्टिंग में ही, वरुण इधर, लोन देखो स्टार्टिंग में ही पहले ही दिन रीपे कर दिया। पहले आप ये देखो, आपको ये वाली बात समझ में आती है, लोन फर्स्ट डे ही मैंने रीपे कर दिया। तो जब मैंने पहले दिन अपना कर्जा चुका दिया, क्या अब मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं। अगर साल के एंड में लोन पे करता तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ता और लोन भी। तो अब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दो लोन रीपेड। लोन रीपेड पूरा का पूरा 75,000 मैंने पे कर दिया, तो पैसा चला गया, इसलिए माइनस में आ रहा है। लोन वाली और शेयर कैपिटल वाली आइटम सारी फाइनेंसिंग की होती है। दोनों एडजस्टमेंट खत्म। अब बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में सबसे पहली वैल्यू पे आ जाओ। सबसे पहली आइटम क्या है, शेयर कैपिटल। बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, तो पैसा आया है, तो ऐड कर दो शेयर कैपिटल इश्यूड। ऐड कर दो शेयर कैपिटल इश्यूड 1 लाख प्लस का, क्योंकि पैसा आया है। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, क्या रूल फॉलो करना है, पहले एडजस्टमेंट खाली करनी है, फिर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट नंबर 2 पे आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस, यही तो होता है प्रॉफिट। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने कोई नोट नंबर दिया हुआ है? मुझे आप पे नहीं है विश्वास, मैं देखना चाहूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर मुझे पता ही नहीं है ना अभी तक, आपको बैलेंस शीट रीड करनी आई कि नहीं आई? अच्छा ठीक बोला था आप लोगों ने, इसके सामने कोई नोट नंबर नहीं है। तो 30,000 से 80,000 हो गया। बताओ मैंने इस साल कितना कमाया? 50,000। ये क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आ गया सबसे ऊपर ऊपर। देखो जितने मर्जी आप YouTube देख लो, जितना मर्जी आपके स्कूल टीचर देख लो, 99% वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कराएंगे, भैया पहले प्रॉफिट लिख दो। ठीक है, हर किसी के अपने अपने मेथड्स हैं। मैं चाहता हूं कि एडजस्टमेंट खाली करते हैं जैसे पार्टनरशिप में, सेम रूल पूरे फॉलो करो पूरी +2 में। तो वैल्यूज हम छोड़ नहीं रहे, लिख सारी रहे हैं। चलो, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने नोट नंबर है, और नोट नंबर 1 पे आ जाओ, हो चुका है 75 से 0 हो चुका है। फिर बैलेंस शीट में आ जाओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के सामने नोट नंबर है, तो बैलेंस शीट में आ जाओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक तरह से लोन है। 37 से 25 हो गया, तो मैंने लोन रीपे किया या और लिया है? लोन रीपेड किया, तो लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। पैसा जा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कॉमन डाउट बच्चों का, सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी होती है, तो आपने इसको ऑपरेटिंग में क्यों नहीं लिखा? मैं मान गया कि करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन सबसे पहले देखने की पहले वो लोन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना। अगर तो वो लोन या बोरोइंग की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उसको फाइनेंसिंग में लिखना है, चाहे वो करंट भी हो। कितना पे कर दिया मैंने? 12,000, क्योंकि 37 से 25 हो गया, तो रीपेमेंट तो 12,000 की हुई है ना। बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में थर्ड का ए खत्म हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। थर्ड का बी देखो क्या है, ट्रेड पेबल। करंट लाइबिलिटी है 96 से 150 हो गया, तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं। ये एड वाली कैटेगरी में बन रहा है, देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे एड वाली कैटेगरी में बन रहा है, ट्रेड पेबल इंक्रीज। ट्रेड पेबल इंक्रीज कितने से कितना हो गया? तो 54,000 रुपीज बढ़ गए, तो 54,000 प्लस में। इसके बाद है आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है टैक्स। और टैक्स की हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो थी ही नहीं,
तो ओपनिंग को बोल दो पेड, क्लोजिंग को बोल दो मेड। तो मेड वाला ऊपर ऐड हो जाएगा, इधर देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स मेड। मेड वाला कौन सा होता है? करंट ईयर वाला, यानी कि बनेगा 15,000। और जो पेड वाला होता है वो ओपनिंग वाला होता है। ओपनिंग वाला पेड 12,000, ऑपरेटिंग में सबसे एंड में लिखा था हमने 12,000, माइनस कर दो यहां पे टैक्स पेड में। ठीक है जी, यहां तक। एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके सामने नोट नंबर 3 है। प्रॉपर्टी प्लांट हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सामने देखो एक बार के लिए वैल्यूज देखो। ये पहली बार आया है ऐसे, ये ऐसा आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहली बार मिला है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, यानी कि ये सेकंड अप्रोच होगा ना, ये सेकंड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मशीन को अलग देखो, डेप्रिसिएशन को अलग देखो। मशीन कितने से कितने हो गई है? जो ये सेकंड अप्रोच होता है ना, जहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, तो ये मशीन का ओरिजिनल प्राइस होता है। ये मैंने आपको समझाया था 3-4 दिन पहले। तो ओरिजिनल मशीन खरीदी थी 3.5 की, अब हो गई 4 की, तो 50,000 की हमने इस साल और खरीदी होगी, तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अब डेप्रिसिएशन देखो, पिछले साल तक डेप्रिसिएशन कितनी थी? 50,000। अब डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है? 60,000। तो इस साल की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या बनी? तो आप अपने आप देखो, आपको समझ में आया? ये सेकंड अप्रोच था जिसमें प्लांट मशीनरी जो बढ़ रही है, तो मतलब वो परचेज कर ली। डेप्रिसिएशन 50 से 60 हो गई, यानी कि 10,000 की करंट ईयर की है, तो कर दो इसको। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, नॉन कैश आइटम में आ जाओ, नॉन कैश आइटम में प्लस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना? 10,000 रुपए। और जो आपने परचेज की है बताना कहां पे आएगा? मशीन परचेज किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। माइनस कर दो परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट कितना माइनस करना है हमने? 50,000। फिर से बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में पीपीई के नीचे करंट इन्वेस्टमेंट कर दिया, करंट इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद इन्वेंट्री 60 से 90 हो गई, इन्वेंट्री बढ़ रही है तो लेस की कैटेगरी में है। अगर आप देखोगे इन्वेंट्री बढ़ रही है तो लेस की कैटेगरी में है। इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से बढ़ रही थी? ब्रैकेट का साइन डाल देंगे। इन्वेंट्री के साथ आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बढ़ रहे हैं तो ये भी माइनस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, ये हो गए हैं 65 से 97। 32,000 बनते हैं कि 22 बनते हैं? 32। 65 से 97, 32,000 ही होता है ना। ये खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया, देखा जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आंसर निकालते हैं जल्दी जल्दी से। पीबीटी बताओ कितना आएगा? 50, 20, 70, 85, 85,000 पीबीटी आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 85,000। उसमें डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऐड कर दो। हम सोच रहे थे 4-5 चीजें आएंगी, एक ही चीज आई है। 95 मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप लोगों ने ये श्योर करना है कि पीबीटी के सामने और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने ही लिख रहे हो ना, और ऊपर लाइन लगा के। ऊपर लाइन लगाने का मतलब 85 में 10,000 प्लस कर दिए, यहां तक का हिसाब खत्म। अब लाइन के बाद वाला 95,000 में 54 ऐड कर दो, 30,000 और 32,000 माइनस कर दो। 95, 1 49, 1 49, 1 19, 1 17, 87 है ना। 87,000 बन रहे हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में, मतलब 32,000 माइनस करने तक, ये यहां तक 87,000। 87,000 में से 12,000 का टैक्स ले लिया तो बाकी बच गया 75,000। एट्टी सेवन में से 12 गए 75। हाँ यही बोल रहा था मैं, 75। मैं गलती से 87 बोल गया हूँ, तो ये आ गया फ्रॉम, क्योंकि प्लस में आंसर आया है। और ये 75,000 को हम निकाल देंगे बाहर। मेजर पोर्शन मेरा हो गया जो मुश्किल वाला होता है।
बस आप लोगों ने ये देखना है कैश जनरेटेड के सामने 87 लिखा है और अब 75,000 जो इनर कॉलम वाला है उसको पैक कर दो, उसके ऊपर भी लाइन उसके नीचे भी लाइन, कि भैया तेरा काम यहां तक खत्म हो गया। फिर 75,000 को बाहर निकाल दो, उसके नीचे लाइन नहीं लगानी, क्यों? क्योंकि इसको अभी आगे टोटलिंग में लेके जाना है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का तो आंसर ही 50,000 माइनस क्या सिर्फ। लो जी, कैश फ्लो यूज्ड इन, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, इन्वेस्टिंग ज्यादातर आपको ना यूज्ड में मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये 50,000 को पहले यहां पे पैक कर दो, ऊपर लाइन नीचे लाइन, फिर इसको बाहर निकाल दो। इसके कोई लाइन नहीं जाएगी ऊपर नीचे, क्योंकि 50 में 75 में वो ऐड करना है। फाइनेंसिंग का देख लेते हैं जी आंसर। फाइनेंसिंग माइनस का 7,000 आ रहा है, तो अब 7,000 का माइनस वाला बाहर निकाल देंगे। अब इसके नीचे लाइन लगा देंगे 7,000 के नीचे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी करना है। 75 प्लस का था, 57 माइनस का, तो 75 में से 57 गए 18। ये क्या बताएंगे, हमने तो पहले ही आंसर लिख दिया। अगर आप देखोगे 75 में से पहले तो 50 माइनस कर दो, कितने रह गए 25, 25 में से 7 माइनस कर दो 18, आंसर खत्म। ओके है जी। इसके बाद हमने करना है एक क्वेश्चन और, फिर छुट्टी है आपकी। और क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट किया था मैंने, 36। सर ये ठीक है, लास्ट में ना हमें पता चल जाता है कि आंसर ठीक हो रहा है ना। हाँ बढ़िया है। 36 में देखते हैं अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे कि नहीं। इस वाले क्वेश्चन में तो आपको मुक्ति मिल गई थी। थर्टी सिक्स में बोला गया, अरे ना ना ये नहीं, 36 नहीं, ना ना मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, 37 करेंगे। हाँ 37, 36। सर हम ऐसे ही खुश हुए थे 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। चलो जी 37। सबसे पहले हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 एक्यूमुलेटेड। अब मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मशीन के अकाउंट में ठीक इसके ऊपर ही दिख रहा है, वैसे ये लॉजिकल नहीं है ऐसे देखना। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को बैलेंस शीट में देखना चाहिए, लेकिन हमें ऊपर पता चल रहा है तो मशीनरी भी एक्यूमुलेटेड भी है, तो मतलब सेकंड अप्रोच है, दोनों अकाउंट बनेंगे। टैक्स पेड, अब आपको इस क्वेश्चन में पहली बार आ रहा है बड़े दिनों के बाद कि ओपनिंग टैक्स को पेड नहीं मानना, क्लोजिंग को मेड नहीं मानना। अब तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है ना, तो जब स्पेसिफिकली गिवन हो तो ओपनिंग को पेड क्लोजिंग को मेड नहीं मानना होता। और दिया हुआ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। मैं बार बार हर बार पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं, पेपर में आपको पहली एडजस्टमेंट और तीसरी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। मैं आपको सिंपली कह देता हूं, पेपर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो हम ये कर रहे हैं। इसमें तीनों पॉइंट हैं जो बीइंग ए टीचर चाहता है कि स्टूडेंट को पता हो। प्लांट मशीनरी वाला एक्यूमुलेटेड वाला, दूसरा टैक्स वाला भी आ गया, तीसरा इंटरेस्ट वाला। सिर्फ रह क्या गया, प्रपोज डिविडेंड वाला, जो भी हम पिछले में नहीं करके आए, सिर्फ ओपनिंग को लिया था। तो अगर यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड भी आ जाता तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन समझ लो बचा ही नहीं, जो पेपर में आता है ज्यादातर। तो इसको पहले तो हम लिखेंगे एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप अपने कॉपी पे और बुक पे लिख लो, क्योंकि लास्ट वाले दिनों में हमें सारे सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं। लास्ट वाले दिनों में हमें स्मार्ट खेलना होता है। 6-7 ऐसे क्वेश्चन चुन लेने हैं हमने जो आखिरी दिन में तैयारी करनी है, ताकि उन 6-7 क्वेश्चंस में सारे पॉइंट कवर हो जाए। तो प्लांट मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक्यूमुलेटेड बनेगा, टैक्स अकाउंट बनेगा, 3 अकाउंट बनने वाले हैं। चलो जी बनाना शुरू करते हैं। बहुत दूर तक का सफर है, शुरू करना पड़ेगा हमें। चलो जी, प्लांट और मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड अकाउंट, ये दोनों भाई भाई हैं, इनको हमेशा इकट्ठे बनाना है। नंबर हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 37। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसके नीचे ठीक उसके नीचे बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको हमेशा इकट्ठे बनाना है आप लोगों ने, ताकि वो वाली मैं एरो ड्रॉ कर सकूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा सर, टू वाली साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऊपर डेबिट क्रेडिट जरूर लिख देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लांट एंड मशीनरी का। 37
पहले 17 है फिर 16 है, 10 लाख और 17,60,000, तो यहां पे आ गया जी 10 लाख रुपए। और बाई वाली साइड आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 17,60,000। ठीक है जी, स्टार्ट करना आ गया क्वेश्चन। एडजस्टमेंट देखी तो उसमें से हमने देख लिया बैलेंस। एक्यूमुलेटेड का बाई वाली साइड से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। आप लोग ही मुझे बोलो, मुझे तो आता है, आप लोगों को सीखना है। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, ठीक बोला है आप लोगों ने बिल्कुल। क्लोजिंग भी बता दो 1,60,000। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। पहले इसके नीचे लाइन लगा देते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ना याद रख लेना 4 ही चीजें आती हैं, 2 गिवन है, एक एडजस्टमेंट में गिवन होगी, तीसरी निकल आएगी। देखते हैं क्या है। मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 1 रीड करो। अ पार्ट ऑफ मशीनरी कोस्टिंग। कल भी मैंने आपको कोस्टिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस बताई थी, तो कोस्टिंग को सर्कल कर लो पहले तो आप। कोस्टिंग को, एक मशीनरी जिसकी कोस्ट 50,000 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी हुई है 20,000। कल वाले क्वेश्चन में ना ये 20,000 गिवन नहीं था, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 20,000। तो डब्ल्यूडीवी क्या बच गई 30। कितने में बेचा उसको 18 में। कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ 12 का लॉस। तो इस क्वेश्चन में ना आपको बेची हुई मशीन की डेप्रिसिएशन गिवन है। हम वैसे डेप्रिसिएशन को कहां लिखते हैं हर साल, ये देखो इधर इस वाले मेथड में यहां पे लिखते हैं। फिर जो मशीन बेच रहे होते हैं उसकी डेप्रिसिएशन को कैंसिल करते हैं यहां। तो मुझे या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा या फिर क्वेश्चन में ये गिवन होगा। इस बार क्वेश्चन में बताओ, आप लोग खुद बताओ, इस क्वेश्चन में अब ये गिवन है कि ये करंट ईयर की गिवन है या बेची हुई मशीन की गिवन है। तो वो यानी कि ये वाली गिवन है। जो मशीन बेच रहे हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन को कैंसल आउट कर दो। तो यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीन अकाउंट 20,000। और इसके साथ में आप लोगों ने बस मेरी माननी है, हर क्वेश्चन में ये लिखना ही लिखना है, सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन। तभी ये वाला टॉपिक आपको टिप्स पे याद हो सकता है। सोल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन, सिर्फ इतना लिख दिया करो मेरे साथ साथ। इसको फिर एरो चलाया करो यहां पे, पेपर में नहीं चलाना, लेकिन जब तक हम यहां पे हैं, ये कुछ टिप्स होते हैं, तरीके होते हैं जी, आपको कॉन्सेप्ट याद रह जाए, विजुलाइज हो जाता है। तो इसकी डेप्रिसिएशन को सच में अब इसको घर पे भेज दो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अपना घर होता है मशीन का क्रेडिट, लेकिन जो सेकंड अप्रोच है उसमें हम नीचे दिखाते चले जाते हैं एक्यूमुलेटेड में। लेकिन जिस दिन बेच रहे हैं जो मशीन, तो उसकी डेप्रिसिएशन को उठा के उसको उसके असली घर भेज दो। तो इसकी डेप्रिसिएशन को इसके असली घर भेज दिया। अब एक्यूमुलेटेड को खाली करते हैं। देखो पहले हम करेंगे लॉजिक वाइज, फिर उसके बाद आप प्लस माइनस करते रहना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में कितनी थी, ये देखो, ये आपके ऊपर दी हुई है ना, ये आंसर बोलना है आपको। विनय पहले यहां पे समझो जो पूछ रहा हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में कितनी थी, उसमें से 20,000 की तो आपने कैंसिल कर दी, क्योंकि आपने वो मशीन बेच दी, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी तो वहां से हटा दी ना। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए था, है कितना, तो यानी कि बाकी आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड होगी। करंट ईयर में भी तो मशीनें चलाई होंगी ना, हमने सारी मशीनें नहीं बेची। तो ये जो बाकी आंसर निकला इस तरफ, बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन। कल हमने जो क्वेश्चन किया था ना 31, उसमें ये वाली गिवन थी करंट ईयर वाली, तो हमने दूसरी निकाल ली थी। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकली 80,000। अब जिसको लॉजिक देखना है देख लो। 1 लाख की डेप्रिसिएशन पहले थी, 80,000 की अब लगी है इस साल, तो 180 होनी चाहिए। 20,000 की कैंसिल कर दी तो बाकी बच गई 160। अच्छा, अब 30,000 वाली मशीन 50 में से 20 की तो डेप्रिसिएशन लग गई थी, 30 वाली 18 में बेची, तो बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 18,000, बाय लॉस ऑन सेल 12,000। तो अब बाकी जो इधर आंसर निकलेगा, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज। 10 लाख में से पहले तो 50 वाला मशीन बेच दिया 9.5, 9.5 होना चाहिए था 17, 60, 7, 60, 8,10,000, 8,10,000 आंसर बच रहे, और टोटलिंग बनेगी 18,10,000 की। तो ये अकाउंट मेरा खत्म हो गया। जिसको पूछना है एक बार पूछ लो, अगर कुछ ना समझ आया हो। पहले क्या किया हमने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिख लिया 20,000 को यहां पे, तो इसकी तीर हमने चला दी ऊपर और आंसर निकल आया 80,000। ठीक है,
तो ऊपर आंसर निकला परचेज का। अब बनाएंगे टैक्स अकाउंट। टैक्स भी मेरे लिए ना एक लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे शुरू होगा। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। मैं चाहता हूं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आप ही बताओ मुझे कितने कितने के हैं। ये दिया हुआ है नोट नंबर 1 में। 30,000 ओपनिंग है, 60,000 क्लोजिंग है। अब आप अपनी एडजस्टमेंट में देखो, टैक्स मेड गिवन है या पेड गिवन है? पेड। तो पहले मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बताता हूं, आप फिर आपको याद आ जाएगी। जर्नल एंट्री होती है टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पे कर दिया ना, तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टैक्स के डेबिट में लिख दो टू बैंक ब्रैकेट में पेड, टू बैंक ब्रैकेट में टैक्स पेड। कितना पे कर दिया हमने? 20,000। अब लॉजिक देखते हैं जी। हम कभी भी याद करके नहीं चलेंगे, हम पहले लॉजिक सीखेंगे फिर ट्रिक सीखेंगे। मेरा ओपनिंग, गवर्नमेंट को मैंने ओपनिंग स्टार्टिंग में कितना पैसा देना था? 30,000। टैक्स गवर्नमेंट को देना है ना मैंने, तो मैंने 30,000 गवर्नमेंट को देना था। ठीक है पवन। 20,000 क्वेश्चन कह रहा है आपने पे कर दिया, मैं नहीं कह रहा। क्वेश्चन की सेकंड एडजस्टमेंट कह रही है भैया 20,000 पे कर दिया, तो गवर्नमेंट का बाकी टैक्स कितना बच गया? 10,000। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ भैया आपने 60,000 देना है, तो मे बी 50,000 इस साल का टैक्स होगा। जैसे इस साल की डेप्रिसिएशन बनी थी ना, इस साल का टैक्स बन गया। तो आंसर इस तरफ आ जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स मेड। सर एक बार फिर से बता दो ताकि हमें अच्छा लगे, हमें याद हो जाए। ठीक है, 30,000 स्टार्टिंग में मैंने गवर्नमेंट को देना था। 30,000 पे कितना की एक्चुअल में? आप एक हफ्ता पुरानी बातें याद करो, जब मैं कहता था टैक्स जितना मर्जी हो, बन जितना मर्जी रहा है, पे कभी कम करते हैं कभी ज्यादा करते हैं। गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में देना था 30, 20 दे दिया, बाकी कितना बचना चाहिए? 10। लेकिन क्वेश्चन कह रहा बचा हुआ 60, तो बाकी 50,000 इस साल और टैक्स बन गया होगा। हर साल टैक्स बनता रहता है। तो 50,000 टैक्स मेड है, इसको हम ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं और इसको ऑपरेटिंग में हम माइनस करते होते हैं। ठीक है जी। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/17। सर पूरा क्वेश्चन करना है, ये भी कोई पूछने की बात है? जी हाँ सर, जल्दी जल्दी करवा दो। ओके ठीक है सर, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन स्टार्ट होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। चार चीजें ऐड कर देंगे, टैक्स मेड अभी अभी निकाला था। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हम अंदर से ढूंढ लेते हैं, कहीं पे है तो नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है, तो बस एक ही आइटम है, तो आपके पास निकल गया पीबीटी। सर हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? चार चीजें भाई, कोई प्रैक्टिस, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। एडजस्टमेंट देखो, क्वेश्चन देखो, अगर चार चीजों में से कुछ दिख रहा है तो लिख दो, वरना मत लिखो। इसमें ऐड ओब्लिक लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नहीं, आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके बाद हम छोड़ देंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। आंसर निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलना इसके बाद की लैंग्वेज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके लगाएंगे ऊपर लाइन, क्योंकि यहां तक हमने हिसाब मिलाना है। ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पूरे क्वेश्चन की सबसे बोरिंग चीज, बहुत लिखो, इसलिए लेस कर देंगे हिसाब को भी। आगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर क्या वैसे ये तंग करते रहते हैं, सीधा ही माइनस करवा देना चाहिए था टैक्स पेड भी। अब लेस क्या कर देंगे? टैक्स पेड। करो जी टैक्स की पेमेंट, टैक्स पेड माइनस करेंगे। मुझे वैसे याद है 20,000, तो आंसर निकलेगा कैश फ्लो डैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ठीक है जी, इसको कर दो पैक। ये 20,000 मैं भर देता हूं, मुझे याद है। पॉइंट नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वही 4 लाइनें छोड़ दो। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर वही 4 लाइनें छोड़ दो। फिर मेरे पास आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज। देखें जी, आंसर निकालना सीखें, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। आ जाओ मेरे साथ। बैलेंस शीट के सबसे एंड में, बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के सबसे एंड में मिला आपको करंट एसेट मिला, शायद अगले पेज पे ऊपर ऊपर होगा, पेज नंबर 6.63। इन्वेंट्री कैश का पार्ट है, बोलो। इन्वेंट्री कैश का पार्ट है? नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, तो सिर्फ कैश है। 60 से 90 आंसर आ गया सर, आंसर आ गया। बस अब ज्यादा हमारा दिमाग मत खाना, 30,000 आंसर लिखो, इसके ऊपर लाइन लगा दो, यहां तक हिसाब मिल गया। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। इसमें ऐड कर देते हैं हम, क्लोजिंग ऐड करते हैं ओपनिंग, तो ऐड कर दो ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, तो आंसर क्या आ गया 90,000, मतलब क्लोजिंग जो आ गया 90, क्लोजिंग कैश। सर ये ठीक है, क्वेश्चन में ना एक आधा कैश दिया होना चाहिए, 2 नहीं दिए होने चाहिए। ठीक है, मैं सीबीएसई को बोलूंगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब पहली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहली एडजस्टमेंट क्या के लिए थी? मशीन के लिए और डेप्रिसिएशन के लिए थी ना, यानी कि पहली एडजस्टमेंट आपको अपनी कॉपी पे मिलेगी। पहली एडजस्टमेंट आपको अपनी कॉपी पे मिलेगी। और कल तरीका सिखाया था मैंने आपको, पहले प्लांट अकाउंट खाली करो, पहले प्लांट का डेबिट खाली करेंगे, क्रेडिट, ओपनिंग का कुछ नहीं करते। परचेज है 8,10,000 की, आओ इन्वेस्टिंग में माइनस करें। चलो भी चलो, इन्वेस्टिंग में माइनस परचेज ऑफ प्लांट 8,10,000 माइनस। बस हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है पहले ही कैलकुलेशन में पूरा का पूरा आंसर मैच होना चाहिए। मेरा पर्पस, मेरा मिशन ये है। मशीन अकाउंट का डेबिट खत्म हो गया, मशीन अकाउंट का क्रेडिट, सेल है और लॉस है, सेल को प्लस कर दो, इन्वेस्टिंग में प्लस कर दो, सेल को इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे, प्लस सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ प्लांट या सेल ऑफ मशीन, बोलो वैल्यू 18,000। फिर से अपने अपने मशीन अकाउंट में आओ। सेल के नीचे क्या लिखा था मशीन अकाउंट में? लॉस, क्योंकि ये लॉस को आपने ऑपरेटिंग में प्लस कर देना है। ये यहां पे नॉन कैश वाले में प्लस कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए ना ये लॉस माइनस हो गया था, इसलिए इसको हम प्लस करके 12,000 को कैंसिल कर रहे हैं। और बताओ क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करते इसका, हमें करंट ईयर के डेप्रिसिएशन से मतलब होता है। और क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं करना, मशीनरी अकाउंट खत्म। एक्यूमुलेटेड वाले में ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करते, प्रोविजन वाले का कुछ नहीं करते, सिर्फ करंट ईयर का करते हैं। तो बताओ मुझे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। प्रोविजन के क्रेडिट साइड लिखा होगा आप लोगों ने करंट ईयर डेप्रिसिएशन 80,000, तो ये आएगा सिर्फ, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 4 में से सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमारे काम की है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। खत्म हो गए। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। हमारा रूल क्या है? पहले एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या थी? टैक्स, टैक्स के लिए आपने अकाउंट बनाया था, तो मतलब आपको अपनी कॉपी पे आना पड़ेगा एडजस्टमेंट नंबर 2 करने के लिए। कॉपी पे टैक्स पेड 20,000 ये माइनस कर दो, और जो 50,000 टैक्स मेड है ये प्लस कर दो। देखो जी आपको समझ में आता है? चलो मैं आगे, तो 50,000 प्लस कर दो, ऊपर ऊपर ये ऐड कर दिया टैक्स मेड 50,000, और पेड ऑपरेटिंग में सबसे नीचे माइनस कर दो, ऑपरेटिंग में सबसे नीचे माइनस कर दो, मैंने कर दिया 20,000। 2 एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट देखो क्या दी हुई है, पेड ऑन डिबेंचर ना, फाइनेंसिंग में माइनस करो, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, तो 50,000 माइनस, ऑपरेटिंग में इसलिए प्लस कर रहे हैं ना क्योंकि इसको फाइनेंसिंग में माइनस करने, तो डेप्रिसिएशन के बाद ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट रह जाओगे आप लोग। जो बच्चे जिनका कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं मैच होता ना, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट को इग्नोर कर जाते हैं या प्लस माइनस कर जाते हैं, और पूरे क्वेश्चन में आपसे जल्दी जल्दी गलती नहीं होगी। यहां पे हम भूल जाते हैं कौन सा ऐड करना है कौन सा लेस करना है। तो जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी 2 जगह आएंगी, बात खत्म। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को इधर प्लस कर दिया हमने,
नीचे फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया, एडजस्टमेंट खत्म। हमारा तरीका क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहली आइटम शेयर कैपिटल 10 से 14 हो गई, 4 फाइनेंसिंग में प्लस कर दो, फाइनेंसिंग में प्लस शेयर कैपिटल इश्यूड 4 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ना ही बोलेंगे तब भी हमें पता है। सुष्मित देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितने से कितना हो गया, 4 लाख से 5 लाख, यानी कि 1 लाख मैंने प्रॉफिट कमाया होगा इस साल। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। ठीक है जी, बिगिनिंग पॉइंट समझ में आ गया ना, रिजर्व एंड सरप्लस से उठाते हैं। कभी कभी इसके सामने नोट नंबर दिया होता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर है 10% डिबेंचर, 140 से 5 हो गया। इंटरेस्ट तो क्वेश्चन ने ही दे दिया था, तो अब इसका इंटरेस्ट तो अब हमने निकालना नहीं दोबारा, लेकिन 140 से 5 लाख हो गया तो लोन लिए है ना हमने, फाइनेंसिंग में प्लस कर दो, ऐड करेंगे डिबेंचर्स इशूड। सर ये क्यों कर रहे हैं भाई, 140 का लोन था, 5 लाख का चल रहा है, तो 340 का आपने और लिया होगा ना, 360 का डिबेंचर इशूड, 140 से 5 हो गया, 360 का आपने और लोन लिया होगा, यानी कि डिबेंचर इशू किए होंगे। देखना ये बात आपको समझ में आती है। और अगर क्वेश्चन में ना दिया होता तो इंटरेस्ट निकालते, अब इंटरेस्ट तो क्वेश्चन ने ही कैलकुलेट करके दे दिया था। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 30 से 20 हो गया। आप अपनी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया ना, यानी कि लोन रीपे कर दिया आपने, फाइनेंसिंग में माइनस, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। किसी को लग रहा है जल्दी है तो देख लो एक बार, 30 से कितना हो गया 20, तो 10,000 मैंने रीपे कर दिया, पैसा चला गया, तो माइनस में कर दो। इस बार फाइनेंसिंग भर भर के आ रहा है। उसके बाद ट्रेड पेबल 60,000 से 1 लाख हो गए। करंट लायबिलिटी का बढ़ना देखें कहां पे आता है, करंट लायबिलिटी का बढ़ना एड में आ रहा है। ट्रेड पेबल 30 से 60 हो गया, 30,000 प्लस कर दो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एड में आ रहा है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है टैक्स, क्यों 60 से 1 लाख हुआ है, मैं नीचे वाला पड़ गया था। ठीक है भाई, 60 से 1 लाख हुआ है तो 40,000 प्लस का है, प्रोविजन हो चुका है। उसके नीचे आ जाओ नॉन करंट एसेट्स पे, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट नंबर 2 है, 10 लाख से, ये तो प्लांट मशीनरी तो कर चुके हैं, एक्यूमुलेटेड कर चुके हैं। इनटेंजिबल एसेट्स पे आ जाओ, गुडविल 2 लाख से 1,40,000 हो गई, 60,000 कम हो गई, तो यानी कि डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश में ऐड करेंगे, ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। आप अमोर्टाइज भी लिख सकते हो, 2 लाख से 140 तो 60,000 की अमोर्टाइज हो गई। ठीक है जी, उसके बाद आना, उसके बाद गुडविल के बाद बैलेंस शीट में क्या है, इन्वेंट्री। देखना कितने से कितने हो गई, 2 लाख से 2.5 लाख, तो बढ़ रही है। इन्वेंट्री का बढ़ना ना देखना लेस में होगा पक्का, देखो ऐड इन लेस में करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो ये माइनस में आएगी, क्योंकि इससे पैसा गया होगा ना, कितना 50,000 माइनस का। ट्रेड रिसीवेबल 3 से 5 हो गए, ये भी सेम है, तो ये भी 2 लाख माइनस में। रिसीवेबल कितना बोला था मैंने, नहीं हाँ 2 लाख। ठीक है जी, कैश हमारा हो चुका है, जल्दी से आंसर निकालते हैं, 10-20 सेकंड लगेंगे। पीबीटी आ गया 1.5 लाख, हाँ बोलो, हाँ 1.5 लाख। ठीक है जी, उसके बाद 2 3 40 352 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3,52,000। उसके बाद 40,000 प्लस कर दो, 392 192 142 आंसर आना चाहिए। 142 मेरा कैश जनरेटेड आ रहा है। आप ना प्लीज एक बार ना चेक करते चले जाना, साथ साथ मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। और 20 माइनस करके 1,22 आंसर आ गया, तो 1,22 को बाहर निकाल देंगे। इन्वेस्टिंग 8-10 में से 18 गए, 792 माइनस में आ रहा है जी। लो जी 792 माइनस में आ गया, 2 ही आइटम थी। अब मैं जल्दी नहीं कर रहा, अब सिर्फ आंसर्स निकाल रहा हूं, कैलकुलेशन जिसने आराम से करना है ढिल्ला ढाला करते रहना। 760 750 7 लाख का आंसर आना चाहिए, आ गया जी 7 लाख। ये भी 7 लाख प्लस में आया है,
1,22,000 हो गया, 8,22,000, उसमें से 792 गए, 8 22 792 30,000। 8,22,000 में से 792 माइनस करो, 30 आंसर प्लस का आ गया जी। ओके, टाटा बाय बाय।